आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 यानी 12 के ऑप्टिक्स नामक चैप्टर को पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है ऑप्टिक्स। तो आपको बता देता हूँ ऑप्टिक्स किसे कहते हैं। ऑप्टिक्स को हिंदी में प्रकाशिकी कहते हैं और प्रकाशिकी को डिफाइन करने के लिए हम बोल सकते हैं कि प्रकाशिकी फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर प्रकाश तथा प्रकाश से संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसको ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी कहा जाता है। अब आप लोगों को पढ़ना है कि ऑप्टिक्स कितना प्रकार का होता है। तो ऑप्टिक्स दो प्रकार का होता है, एक में होता है रे ऑप्टिक्स और दूसरे में होता है वेव ऑप्टिक्स। अब बात रहा कि रे ऑप्टिक्स किसे कहते हैं। तो रे ऑप्टिक्स फिजिक्स की ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंदर दिए गए निर्देश, दिए गए सूचना, दिए गए नियम के आधार पर उसका अध्ययन करते हैं। इसको रे ऑप्टिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए इसमें ले सकते हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन एवं बॉर्न की छप्पर ले सकते हैं। वेव ऑप्टिक्स किसे कहते हैं। वेव ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स की ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंदर प्रकाश की प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसको वेव ऑप्टिक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए बोल सकते हैं व्यतिकरण, ध्रुवण और भी इत्यादि बहुत सारी चीज़ इसमें आएगा, जिसको मैं जब बारी बारी से सबको पढ़ाऊँगा तो आपको सब चीज़ पूरा डिफाइन कर दूँगा और अच्छे से इस चैप्टर को मेमोराइज करा दूँगा। ठीक है। तो अब आप लोगों को समझना है कि रे ऑप्टिक्स में प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन है। तो प्रकाश का परावर्तन समझना है तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि प्रकाश क्या होता है। उसके बाद उसका परावर्तन समझेंगे तो बेहतर ज़्यादा समझ में आएगा। तो प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे नेत्र में ऊपर से दृष्टिपटल यानी रेटिना को उदित करता है, जिसके फलस्वरूप हम बाह्य जगत को देख पाते हैं। 2 नंबर में प्रकाश हमेशा सरल रेखा में ही गति करता है। 3 नंबर में प्रकाश की चाल निर्वात में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। 4 में प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है और 5 में प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। ठीक है। अब कहने का मतलब यह है जैसे हम ये छत पे घाम ले रहे हैं, सूर्य का प्रकाश ले रहे हैं, तो एनर्जी के रूप में हमारे अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है। तो यही एनर्जी के सबसे सूक्ष्म छोटे छोटे कण करेंगे तो जब से सबसे अंतिम वाला जो पार्टिकल बचेगा उसको क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। जैसे आप देखते हैं कि बॉडी, जैसे हमारा बॉडी किससे बना होता है, सेल से बना होता है, उसी प्रकार जो एनर्जी मिलता है वो एनर्जी किससे मिलकर बना होता है, क्वांटा या फोटॉन से मिलकर बना होता है। अब क्वांटा या फोटॉन जो होता है यह उदासीन होता है और इसका विराम द्रव्यमान शून्य होता है। अब कहने का मतलब यह है कि इसकी एनर्जी निकालने का एक सूत्र होता है, E बराबर होता है h न्यू, जहाँ पे h एक प्लांक कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू 6.62 गुना 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है और न्यू जो होता है यह एक फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होता है। ठीक है। तो अब आप लोगों को प्रकाश के बारे में इतना सारा चीज़ बता दिया। लोग तो 2 लाइन में डिफाइन करते हैं प्रकाश को, मैं 2 लाइन में नहीं करता हूँ। जितना 12 क्लास में पढ़ रहे हैं आप, बच्चा नहीं है, 10 क्लास में नहीं है कि 2 लाइन में डिफरेंस ले लीजिएगा। तो ये 12 क्लास से 12 के हिसाब से मैं आपको प्रकाश के बारे में समझा दिया। अब आप लोग को समझना है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन मतलब जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना चाहती है और वो दूसरे माध्यम के तल से टकराकर पुनः उस माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वो आ रही होती है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है। अब प्रकाश का परावर्तन अब समझना है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम 2 होते हैं। एक में होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में होता है। और 2 में ये होता है कि आपतन का कोण परावर्तन के कोण के बराबर होता है। ठीक है। अब आप लोग को ये आप परावर्तन के नियम समझ रहे हैं। आप प्रकाश के परावर्तन के प्रकार समझना है कि प्रकाश के परावर्तन के कितना प्रकार होता है। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 प्रकार होता है। एक में होता है नियमित परावर्तन जिसको इंग्लिश में रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं और एक में होता है अनियमित परावर्तन जिसको अंग्रेजी में इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब आप लोग समझना है कि रेगुलर या नियमित परावर्तन किसे कहते हैं। तो ऐसा परावर्तन जिसका परावर्तन सतह क्या हो, नियमित हो, रेगुलर हो, उबड़ खाबड़ नहीं हो, जिससे परावर्तन हो सके, उसे रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है। इसके अंदर आता है दर्पण। अब दर्पण पर आपको बारी से सब चीज़ को डिफाइन करूँगा। ठीक है। और 2 में होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ऐसा परावर्तन होता है जिसका परावर्तन सतह क्या हो, उबड़ खाबड़ हो, मतलब नियमित नहीं हो, अनियमित हो। तो उस प्रकार के मतलब परावर्तन के प्रकार को इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं, जिसको मैं आपको डिफाइन करूँगा। तो ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन में भी कुछ आते हैं, जैसे चम्मच वगैरह आता है, चम्मच और भी कुछ आता है, इसको मैं आपको बारीकी से सब चीज़ समझा दूँगा। ठीक। अब आप लोगों को समझना है कि नियमित परावर्तन यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन में समझना है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया। आप रेगुलर रिफ्लेक्शन में दर्पण समझना है, दर्पण क्या होता है। तो
वैसा परावर्तन सतह जो नियमित परावर्तन कराता है उसको दर्पण कहते हैं। दर्पण का प्रकार डिवाइड करेंगे तो दर्पण दो प्रकार का होता है, एक में होता है समतल दर्पण और दूसरा में होता है गोलीय दर्पण। अब आप लोगों को समझना है कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसको समतल दर्पण कहते हैं। अब आपको समतल दर्पण से रिलेटेड महत्वपूर्ण 8 बात समझना जरूरी है। उन 8 बातों को मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। समतल दर्पण में वक्रता, त्रिज्या एवं फोकस दूरी अनंत होती है, 1 नंबर हुआ। 2 नंबर में समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा वस्तु के बराबर होता है, ठीक है। 3 नंबर समतल दर्पण में उत्पन्न आवर्धन का मान +1 होता है। 4 नंबर में समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों बराबर होती है, ठीक है। 5 नंबर में अगर समतल दर्पण में दर्पण को स्थिर रखें और थीटा और आपतित किरण को थीटा एंगल से मोड़ देंगे तो परावर्तित कोण भी थीटा एंगल से मुड़ जाती है, 5 नंबर हुआ। 6 नंबर में अगर आपतित किरण को स्थिर रखकर और दर्पण को थीटा एंगल से मोड़ दिया जाए तो परावर्तित कोण 2 थीटा एंगल से मुड़ जाती है। और 7 नंबर में ये समझना है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का पार्श्व परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। पार्श्व परिवर्तन का मतलब ये हुआ कि जैसे हम समतल दर्पण में जाते हैं अपने चेहरा देखने तो उठाते हैं दाहिना हाथ, पता लगता है कि बायां हाथ उठ रहा है उसमें, तो इस प्रकार की जो परिवर्तन होती है इसको हम पार्श्व परिवर्तन बोलते हैं, ठीक है। अब आपको 8 नंबर में समझना है, अगर 2 समतल दर्पण को थीटा एंगल से मोड़ दिया जाए और उसके बीच कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो उस ऑब्जेक्ट के द्वारा कितना प्रतिबिंब बन सकता है, इस प्रतिबिंब को निकालने के लिए एक नियम होता है कि 360 बटा थीटा करेंगे, जो हमारा आएगा अगर वो सम आएगा तो उसमें से 1 घटा देंगे, वो आंसर हो जाएगा। अगर विषम आएगा तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर पॉइंट में आया, जैसे 4.8 आ गया तो 4.8 में से 1 घटा देंगे तो कितना होगा, 3.8 होगा। और 3.8 के जस्ट बाद वाला लिख देंगे। 3.8 के जस्ट बाद पूर्णांक में कौन आता है, 4 ना आता है। पूर्णांक माने पूरा अंक तो 4 आता है, तो वही 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोर्ड पर समझाता ना तो बहुत बेहतर आप समझ पाते। तो इसीलिए दर्पण क्या होता है, तो हम दर्पण बताएं तो दर्पण में 2 होता है, एक होता है समतल, एक होता है गोलीय। समतल को पूरा डिफाइन कर दिया, अब आप लोग को बताना है कि गोलीय दर्पण क्या होता है। तो गोलीय दर्पण किसी खोखले गोला का वैसा भाग होता है जिसका एक भाग चिकना तथा चमकीला होता है और दूसरा भाग सिल्वर डाइड यानी रंजित किया होता है, यानी पेंट किया होता है। तो इस प्रकार के दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है। अब गोलीय दर्पण में आपको समझना है कि गोलीय दर्पण कितना प्रकार का होता है। तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। एक में होता है अवतल दर्पण कॉन्केव मिरर और 2 में होता है उत्तल दर्पण जिसको कन्वेक्स मिरर कहते हैं। अब अवतल दर्पण समझना है कि अवतल दर्पण क्या होता है, ठीक है। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं, वैसा दर्पण जिसका परावर्तन सतह धंसा हुआ हो तो उसको अवतल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तन सतह उठा हुआ उभरा हुआ तो उसको उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। अब आप लोग को अवतल दर्पण में बराबर r/2 बिना बोर्ड का सीध होगा नहीं। ये सब चीज़ तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ये समझाने वाला चीज़ है, लेकिन जिसको सीध करना है, फिगर के साथ बनाना है, तो फिगर कैसे इसी पर बना दूँगा नहीं, तो उसके लिए बोर्ड चाहिए। हमारे पास अभी पैसा वैसा की थोड़ा दिक्कत है, बोर्ड खरीद लेंगे, आप लोगों की सहमति से बोर्ड भी आ जाएगा। आप लोग हमारे व्यूज बढ़ाइए, 1 मिलियन बढ़ा दीजिए कि सब्सक्राइबर हो जाए 2-4 हज़ार। तो अब कहने का मतलब ये है कि बोर्ड खरीदेंगे तो उस पर आपको अवतल दर्पण में F बराबर r/2, उत्तल दर्पण में F बराबर r/2 और दर्पण सूत्र होता है 1/v = 1/f = 1/v + 1/u। तो ये अवतल और उत्तल दोनों में सिद्ध करा दूंगा और ये अवतल और उत्तल में दोनों में F बराबर r/2 सिद्ध करा दूंगा। अब आप लोगों को समझना है कि आवर्धन किसे कहते हैं, आवर्धन या अनुप्रस्थ आवर्धन किसे कहते हैं, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन किसे कहते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात में क्या कहते हैं, आवर्धन या अनुप्रस्थ आवर्धन कहते हैं, ठीक है। अब आवर्धन या अनुप्रस्थ आवर्धन को स्मॉल n के द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। तो अब आप लोग को इसका फॉर्मूला होता है m बराबर होता है hi/ho। hi का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज और ho का मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट करते हैं तो ये हमारा आवर्धन निकल जाता है। और इसके बराबर इसी के बराबर एक और उसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो एक फार्मूला आता है -v/u, ठीक है, जहाँ पे v क्या है, प्रतिबिंब दूरी है और u क्या है, वस्तु दूरी है, ठीक है। अब आप लोग समझना है कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन किसे कहते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूड मैग्निफिकेशन में बता रहे हैं, मैग्निफिकेशन में अभी फर्स्ट बता दें अनुप्रस्थ आवर्धन या आवर्धन, और दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु को मेन एक्सिस पर लंबवत रख दिया जाए, अनुदिश रख दिया जाए, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि पेड़िया होता है, एगो पेड़िया होता है, एगो फड़िया होता है, ठीक है। जो मेन एक्सिस होता है तो मेन एक्सिस पर अगर बेड़िया कोनो ऑब्जेक्ट को रख देते हैं और उस प्रकार उससे आवर्धन प्राप्त होता है तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, और यह लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होगा, ठीक है। अब आप लोगों को पढ़ना है, इसमें भी सिद्ध करने वाला आता है कि अगर Fm दिया रहे
और एफ दिया रहे और आपको भी निकालना है तो उसका सूत्र होता है m बराबर होता है f माइनस भी बाटा में f होता है। उसी तरह अगर आपको m दिया रहे और f दिया रहे और आपको u निकालने का एक सूत्र होता है। देखिए बहुत अच्छी बात को मैं बता रहा हूँ। ये बोर्ड रहता है ना तो आप कहते हैं कि ये धरती पर का सबसे अच्छा टीचर है, ठीक है, लेकिन बोर्ड में नहीं है, हमारे पास पैसा रहेगा तब ना कीनेंगे। तो आप लोग कुछ हेल्प करिए नहीं रहे हैं, सब्सक्राइबर मिलिए नहीं रहा है। आप लोग के दिमाग में हम बिना किताब के अक्षर पढ़े आप लोग को सब चीज़ रटवा देंगे, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब आप लोग को अगर m दिया रहे और f दिया रहे तो m बराबर होता है f बटा f माइनस u। इसके फलस्वरूप हम u का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। अब आप लोग को लास्ट टॉपिक समझना है आवर्धन में सुपरफिशियल मैग्नीफिकेशन किसे कहते हैं। जब टू डायमेंशनल समझते हो जिसकी दो बीमा होती है तो क्या करते हैं टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। जैसे बॉल फेंकते हैं, खिलाड़ी बॉल फेंकता है तो वो सबसे पहले क्या करता है ऊंचाई तय करता है, उसके बाद क्या करता है लंबाई। तो ये टू डायमेंशनल हो गया, टू बीमा वाला हो गया। तो वही होता है जब टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को मेन एक्सिस पर कैसा रखा जाए। जब टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को मेन एक्सिस पर अनुदिश रखा जाए तो इस प्रकार जो आवर्धन मिलता है उसको सुपरफिशियल मैग्नीफिकेशन कहते हैं। इसको प्रायः MS द्वारा सूचित किया जाता है और लॉन्गिट्यूडल मैग्नीफिकेशन को किसके द्वारा सूचित किया जाता है ML द्वारा। और इस सुपरफिशियल मैग्नीफिकेशन को किससे सूचित किया जाता है MS। तो MS बराबर होता है M स्क्वायर और उसमें लॉन्गिट्यूडल मैग्नीफिकेशन में क्या होता है ML बराबर होता है MA स्क्वायर होता है। तो इतना सारा चीज़ मैं आपको पढ़ा दिया हूँ परावर्तन से संबंधित, ठीक है। अब आप लोग को प्रकाश के परावर्तन में इतना सारा टॉपिक आपको कवर कर दिया हूँ, तो अब आप लोग को परावर्तन से रिलेटेड सब चीज़ मैंने आपको पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। अब अपवर्तन से रिलेटेड वाला एक वीडियो बनाऊँगा, अब इसको डाल दूँगा, उसके बाद उस वीडियो को बनाऊँगा पार्ट 2 को। तो ठीक है, आप पेशेंस बनाइए ना, आपको सब चीज़ रटवा दें, काहे ला टेंशन ले रहे हैं, 99 नंबर आएगा, ठीक है।